चलो लाइट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं फिर अभी ना, अभी हम पेपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले बैलेंसिंग दोबारा रिवाइज कर लो तुम दोनों, फिर लाइट बाद में कर देंगे। लाइट चैप्टर में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने इनको बना के इनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना था, है ना। ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कौन सा मिरर है बताओगे? कॉनकेव मिरर और ये वाला कॉन्वेक्स मिरर, है ना। पोल क्या होता है? मिरर का हाफ, मिरर का सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस स्फीयर से हम काटते हैं मिरर को, उसका सेंटर। और ये रेडियस था, ये फोकल लेंथ थी। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की हाफ होती है ना। ये हम बना चुके थे पूरा। और ये जो इमेजिनरी डंडा है, इमेजिनरी लाइन, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। चलो डेफिनेशन चालू कर देते हैं अब। देखो नोट्स बनेंगे आज क्लास में। यहां तक तुम सबने बना लिया था, राइट। नोट्स लिखो पूरे, साइंस की कॉपी में नोट्स लिखो, शुरू कर दो। साइंस की कॉपी निकाल लो, नोट्स लिखना शुरू कर दो। पहले लिखो पोल, ब्रैकेट में सिंबल कैपिटल पी, डेफिनेशन लिखेंगे पोल की। लिखो पोल, ब्रैकेट में सिंबल कैपिटल पी, डेफिनेशन लिखो पोल की। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, the center of reflecting surface of spherical mirror, the center of reflecting surface of spherical mirror is a point called pole, देखो ये हमारे मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट। मिरर कहां से काटा हुआ है? स्फीयर से। ऐसी था ना, स्फीयर से हमने एक पार्ट काट दिया, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर का कटआउट, ये मान सकते हो तुम। समझ आ गया? तो उस स्फेरिकल पार्ट का, यानी जो मिरर का स्फेरिकल सरफेस है, उसका सेंटर पोल होता है। यानी ऊपर का जो डिस्टेंस है और जो नीचे का डिस्टेंस है सेम होते हैं, सेंटर हुआ। क्लियर हो गया पोल का डेफिनेशन? पोल मतलब क्लियर है, ठीक है। अब आगे सुनो, नेक्स्ट लिखो प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन होती थी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आगे लिखो, इट इज द इमेजिनरी लाइन, इट इज द इमेजिनरी लाइन, इट इज द इमेजिनरी लाइन, इट इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। Passing through pole and center of curvature of spherical mirror. Passing through pole and center of curvature of spherical mirror. C, center of curvature. Next आएगा center of curvature और इसका सिंबल है कैपिटल C। अंडरलाइन करो, center of curvature सिंबल है C। अब इसकी डेफिनेशन समझने से पहले एक चीज देखो, जब भी हम मिरर बनाते हैं, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों हम किससे काटते हैं? स्फीयर से, है ना। तो उस स्फीयर का एक सेंटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आ गया? क्लियर है? आगे लिखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखो। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, the reflecting surface of a spherical mirror, the reflecting surface of a spherical mirror is a part of a sphere. The reflecting surface of a spherical mirror is a part of a sphere. अब ये देखो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना स्फेरिकल मिरर का, कॉनकेव मिरर है ये वाला, और ये वाला कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। ये किसका पार्ट है? स्फीयर का पार्ट है। ये डेफिनेशन में लिखवाया।
आगे लिखो एंड दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, एंड दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, एंड दिस स्फीयर हैज अ सेंटर called center of curvature of spherical mirror, and this sphere has a center called center of curvature of spherical mirror, called center of curvature of spherical mirror. अब आगे लिखो center of curvature is not the part of a mirror. ये देखो मिरर तो सिर्फ यही है ना, यहां पर देखो मिरर तो यही है ना। तुम बाजार से अगर मिरर खरीदने जाओ तो सिर्फ यही मिलेगा तुमको, आगे की लाइन मिलेगी नहीं मिलेगी। और सेंटर वाला पॉइंट कहां लाई कर रहा है, लाइन पर लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट भी नहीं है। तो जो सेंटर वाला पॉइंट है वो लाइन, वो बेसिकली लाइन के ऊपर लाई करता है, वो मिरर का पार्ट है ही नहीं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ अ मिरर। लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ अ मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ अ मिरर। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अभी खत्म नहीं हो, चलाते जाओ। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। It lies in front of concave mirror and behind the convex mirror. It lies in front of concave mirror and behind the convex mirror. It lies in front of concave mirror and behind the convex mirror. ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके आगे लिखोगे R। रेडियस ऑफ कर्वेचर और सिंबल है R। किसका रेडियस होता है ये, स्फीयर का या मिरर का? स्फीयर का रेडियस है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर यही बनेगा ना R। ठीक है, तो लिखो द रेडियस ऑफ स्फीयर, द रेडियस ऑफ स्फीयर the radius of sphere of which the reflecting surface is a part. The radius of sphere of which the reflecting surface is a part. The radius of sphere of which the reflecting surface is a part is called radius of curvature of spherical mirror. Is called radius of curvature of spherical mirror. Is called radius of curvature of spherical mirror. It is the distance between pole and center of curvature. It is the distance between pole and center of curvature. जितने भी नोट्स में क्लास में लिखवाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी को लर्न करा करो। इसके अलावा तुमको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। ये चैप्टर 1 खत्म होगा तो उसको मैं भेज दूंगा तुमको। आगे दोबारा रिपीट करूं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब आता है फोकस के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो फोकस को पढ़ने से पहले ना एक बार ये देख लो, फोकस दोनों का अलग अलग से डिफाइन किया जाता है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, दोनों का फोकस अलग से डिफाइन किया जाएगा। वही लिखो, मैं पहले समझ लो, बोर्ड पे देखो। कॉनकेव मिरर कौन सा वाला है बताओ? ऊपर वाला कॉनकेव मिरर है ना? ये कौन सी लाइन होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट कौन सा होता है? पोल। चलो यहां पर आ गया फोकस। ठीक है, इसी पॉइंट पे जब भी हम रे ऑफ लाइट बनाएंगे, जब भी हम पैरेलल रे बनाएंगे, किसके पैरेलल ये रे? प्रिंसिपल एक्सिस के। मिरर का काम क्या होता है बताना लावण्या? मिरर का काम क्या है? जैसे ये ऑपेक ऑब्जेक्ट है, मिरर का काम क्या है कि लाइट मिरर पे अगर फॉल करेगी तो वहीं से वो बाउंस कर जाएगी, जिस एंगल पे फॉल करेगी उसी एंगल पे बाउंस कर जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाली चीज पड़ी हुई है ना। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? इफ वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के। और किस में फॉल कर रही है? मिरर के ऊपर। तो टकराने के बाद क्या होता है? बाउंस। टकराने के बाद क्या होता है? बाउंस। बाउंस का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू अ पॉइंट। किस पॉइंट से पास करती है? एक पॉइंट से। वो पॉइंट कौन सा होता है? फोकस। इसका एग्जांपल देना चाहो तो क्या होता है? जैसे तुम एक मिरर ले लो, बाजार से मिरर ले लो, कॉनकेव मिरर। विंडो से सनलाइट आ रही है और सनलाइट की रेस पैरेलल होती है कि दूर से आ रही है।
और तुम यहां पर रख लो एक कॉपी या पेज, ऐसे मिरर लिया, वहां सनलाइट आ रही है, मिरर पे लाइट आई तो एक कॉपी पेज रखा, वहां पर एक पॉइंट पे उस लाइट को कॉन्सेंट्रेट करो तो वो पॉइंट जल जाएगा। जब सन कितना दूर है फिर भी वो पॉइंट जल जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस, हीट हो जाएगा। समझ आ गया? अब ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे बाद में, पहले लिखो इसकी डेफिनेशन। टॉपिक का नाम लिखो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब इसकी डेफिनेशन लिखो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। नाउ राइट द डेफिनेशन इसकी। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, डेफिनेशन लिखो। लिखो आगे, rays of light falling parallel to the principal axis, rays of light falling parallel to the principal axis, rays of light falling parallel to the principal axis of concave mirror, of concave mirror। देखो बोर्ड पे, यहां पर मैंने एक रे बनाई है ना, तो हम यहाँ पर बहुत सारी रेज की बात कर सकते हैं। रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल होती है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, और किस पे फॉल कर रही है, कॉनकेव मिरर में, है ना। कॉमा लिखो, कॉमा डालो। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस एट अ पॉइंट, कन्वर्जेस एट अ पॉइंट, कन्वर्जेस एट अ पॉइंट। अब बोर्ड पे देखो, कन्वर्ज का मतलब क्या है, अंदर की तरफ जाना। एक पॉइंट होता है कन्वर्ज और एक पॉइंट होता है डाइवर्ज। कन्वर्ज का मतलब अंदर की तरफ जाना, डाइवर्ज का मतलब बाहर की तरफ जाना। अगर मैं यहां पर एक और रे बना देता हूं, ये पैरेलल बनाई, किसके पैरेलल है ये बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद फिर कन्वर्ज हो गई, है ना। तो हटा देते क्योंकि अनटाइटी हो जाएगा थोड़ा। कन्वर्ज का मतलब अंदर की तरफ जाना, डाइवर्ज मतलब बाहर की तरफ जाना। कन्वर्ज, कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर को हम लिखेंगे क्या, कन्वर्जिंग मिरर। यहां पर तुम लिख लेना कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। लेंस के बारे में बाद में पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, यानी ये रेज को अपनी तरफ, अंदर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग, यानी वो रेज को दूर करता है अपने से। ये रेज को अपने से पास लेके आएगा, वो अपने से दूर करेगा, ठीक है। अब अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई, क्या लिखा लास्ट पॉइंट, एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस, एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अभी डायग्राम बना लो। अब आगे देखो, लिखो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इस तरह का दिखता है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब मुझे बताओ इसका सेंटर कहां लाया करेगा, राइट पे या लेफ्ट पे। स्फेयर का कंप्लीट हो रहा है, स्फेयर राइट पे कंप्लीट हो रहा है ना, तो सेंटर भी राइट पे लाया करेगा। सेंटर राइट पे लाया कर रहा है तो फोकस भी राइट पे ही है, जहां पर सेंटर वहीं पर फोकस, ठीक है। अब अगर हम रेज ऑफ लाइट पैरेलल बनाएंगे, मान लो अब रेज हमेशा लेफ्ट से आती है, क्यों, ये तो पॉलिश सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है इस साइड, तो रेज हमेशा लेफ्ट से आएंगी। जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस में देखते हैं, आगे की साइंस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि तुम लोगे या नहीं लोगे, ठीक है। जब भी हम रेस की बात करेंगे तो वो रेस कहां से आती है, हमेशा लेफ्ट से, और जो हमारा सरफेस है वो हमेशा लेफ्ट पे है। कौन सा सरफेस, टकराने वाला, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और राइट पे क्या है, पॉलिश सरफेस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पैरेलल रे आएगी, किसके पैरेलल रे, ये बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये डाइवर्ज यानी दूर जाती है, और दूर भी ऐसी जाती है कि फोकस की तरफ लगती है, तो लगता है कि फोकस की तरफ जा रही है, पर फोकस से दूर जा रही है। यहां पर हम बना देते हैं डॉटेड लाइन, लग रहा है कि फोकस से निकल रही है ना, तो लग रहा है का मतलब अपीयर होता है कि फोकस से निकल रही है, और फोकस से क्या हो रही है, दूर जा रही है। दूर जाने का मतलब क्या होता है, डाइवर्ज करना, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। अब डेफिनेशन लिखो इसकी, rays of light falling parallel to the principal axis of convex mirror, rays of light falling parallel to the principal axis of convex mirror
rays of light falling parallel to the principal axis of convex mirror after reflection appear to diverge मैं शुरू से रिपीट कर देता हूं. rays of light falling parallel to the principal axis of convex mirror after reflection appear to diverge क्योंकि ये डाइवर्ज होती हुई दिख रही है. appear to diverge at a point called principal focus of convex mirror. लिख लिया. अब क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने बताओ. जो हमने सीखा था हमने अभी डायग्राम बना लेना. पोल का डेफिनेशन पढ़ लिया, फोकस पॉइंट का डेफिनेशन पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन पढ़ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन पढ़ लिया. राइट है ना. और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पढ़ लिया था. क्या बचा? फोकल लेंथ बचा है. बस यही बचा है ना. पहले डायग्राम बना लो ये वाला. अब आगे लिखते हैं. फोकल लेंथ की डेफिनेशन है. देखो फोकल लेंथ और ब्रैकेट में स्मॉल एफ. फोकल लेंथ ब्रैकेट में स्मॉल एफ. ठीक है. डेफिनेशन देखो फोकल लेंथ की. It is the distance between pole and focus of spherical mirror. It is the distance between pole and focus of spherical mirror. It is the distance between pole and focus of spherical mirror. It is the distance between pole and focus of spherical mirror. It is half of radius of curvature. It is half of radius of curvature. ये भी लिख लेना आगे. इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ रेडियस की हाफ होती है. बोर्ड पे लिख लेना. इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. लावण्य ये लिख लेना इसके बाद बोर्ड पे. ठीक है. क्लियर है ये चीज. अब एक और चीज होती है इसको हम बोलते हैं अपर्चर. देखो लेंस ये वाला और ये वाला, इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये कितना बड़ा है. इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये कितना बड़ा है. बताओ कौन ज्यादा बड़ा है. किसकी थिकनेस ज्यादा है. लेंस की थिकनेस, ये मिरर की थिकनेस की बात नहीं है ना. किसका एज से एज तक बीच वाला पार्ट मोटा है, किसका पतला है. बताओ. दिख रहा है वो तो. ये मोटा है, ये पतला है. इसको बोलते हैं अपर्चर. क्या होता है? डायमीटर. किसका? कर्वेचर का डायमीटर है. ये ज्यादा कर्वेचर है या कम कर्वेचर है, ये चीज है. ज्यादा कर्वेचर तो कर्वेचर ज्यादा, अपर्चर ज्यादा. कम कर्वेचर तो अपर्चर कम. ठीक है. हाँ सबका होता है. जैसे अब दूसरे मिरर की बात करें, कॉनकेव था ना, कॉन्वेक्स भी देख लो. ये और ये, इसमें पॉली सरफेस ये वाला है, इसमें पॉली सरफेस ये वाला है. बताओ किसका ज्यादा हुआ? इसका ज्यादा हुआ ना. ठीक है. क्लियर है ये चीज. तो लिखो अपर्चर. स्पेलिंग ये है. डेफिनेशन लिखो अपर्चर की. हाँ अपर्चर की डेफिनेशन लिखो. द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर is called its aperture. Is called its aperture. अब डायग्राम बना लो. चारों बना ले. तो डेफिनेशन वाला पार्ट तो हो चुका है. अब तुम लोगों को अगली क्लास में ना बनाना पड़ेगा कंपास वगैरह.
हम ड्राइंग सीखेंगे इसकी पूरी, और मैं इंडिविजुअल कॉपी में चेक करूंगा, साथ साथ प्रॉपर भी बनवाऊंगा तुमसे। तो अगली क्लास में ले जाना ज्योमेट्री बॉक्स, रे डायग्राम्स। आज तो नहीं बना रहे, आज तो हम रे डायग्राम पढ़ेंगे, पर पहले हम रफली पढ़ने वाले हैं, ठीक है? क्लियर है? पढ़ने कैसे हैं देखो, टॉपिक का नाम है, अभी लिखना मत, पहले समझ लो, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है? चालू करते हैं। अब स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप के मिरर है यहाँ पर, कौन से कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है इसको समझने से पहले ना हम टेबल पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर है? पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं सिर्फ। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इस तरह का दिखता है ना। पहली बात तो तुम ना ये समझो कि जब भी हम किसी भी मिरर में इमेज बनाएंगे, पहली बात तो इमेज हम नहीं बनाते, इमेज अपने आप बन के आती है। ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। तुम कॉमन सेंस की बात बताओ, तुमने मिरर लिया, तुम उसके आगे रख रहे हो ऑब्जेक्ट, इमेज अपने आप बनती है। तुम अगर प्लेन मिरर के आगे खड़े हो रहे हो तो तुम्हारी इमेज प्लेन मिरर के अंदर अपने आप बन रही है ना। तुम तो सिर्फ खुद खड़े हो रहे हो, तुम्हारा तो खुद का काम कि तुम ऑब्जेक्ट हो, तुम मिरर के आगे खड़े हो रहे हो, राइट? समझ आया? तो अलग अलग इमेज कैसे बने, जैसे कॉनकेव मिरर में ना 6 अलग अलग इमेज बनती है, यानी इसके 6 केसेस बनते हैं। अब ऐसा क्यों होता है पहले समझ लो, यहाँ पर बोर्ड पे देखो इसका, कॉनकेव मिरर की 6 अलग अलग इमेज बनती है। ऐसा क्यों है? अगर मैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा हूं और इमेज की पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब अलग इमेज बनेगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहा हूं और इमेज की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब सेम इमेज है, ठीक है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। मैं यहां पर अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रखूंगा। ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं वो हमारी खुद की मर्जी होती है, क्योंकि तुम मिरर के आगे खड़े होते हो, प्लेन मिरर के आगे, तुम्हारी खुद की मर्जी, तो तुम कहां खड़े हो, आगे खड़े हो, पीछे खड़े हो, जितना पीछे दूर खड़े हो। ऑब्जेक्ट तुम्हारी खुद की मर्जी, तुम कहां रखो। अगर तुम्हारी इमेज अलग अलग पोजीशन पे बन रही है, इसका मतलब अलग अलग केसेस बन गया वो। अगर ऐसा भी पॉसिबल होता है कि तुम एक ही जगह पे ऑब्जेक्ट रखा है, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, इमेज यहाँ बन रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा तब भी इमेज यहाँ बन रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा तब भी इमेज यहाँ बन रही है। देख रहे हो गौरी, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, इमेज एक जगह पे बन रही है, तो केस अलग होगा नहीं। केस अलग तब बनता है जब इमेज अलग बने। तो कितने केसेस है इसके? 6 केसेस, यानी 6 अलग अलग जगह पे इमेज बनती है अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो। देखो कैसे। पहला केस, अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पे, यानी बहुत दूर, एग्जांपल कॉनकेव मिरर ले लो और बाहर सनलाइट से सनराइज आ रही है, तो सन अर्थ के अकॉर्डिंग तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दूर है, तो हमारी इमेज क्या बनती थी याद होगा? फोकस बन रही थी ना। ये मैंने तुमको एक्सपेरिमेंट में बताया था अभी जब हम प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे थे। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा है इंफिनिटी यानी सन, इमेज क्या बन रही है? फोकस पे। कलर पे ध्यान देना, व्हाइट कलर फर्स्ट, ये ऑब्जेक्ट का है पोजीशन, ये इमेज की पोजीशन, ठीक है? ऑब्जेक्ट का मैं रखता हूं यहां पर सेकेंड पार्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां रखा मैंने? सी के पीछे। सी के पीछे क्या बोलते हैं हम? बियॉन्ड सी, ठीक है? इमेज बनती है हमारी एफ और सी के बीच में, वो भी उल्टी बनती है। सेकेंड पार्ट वो भी इमेज का। अब ये कैसे बन रही है इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम रे डायग्राम बनाएंगे। पहले मैं तुमको बता रहा हूं कि कैसे कैसे इमेज बन रही है। अभी का टॉपिक क्या समझाएगा तुमको कि अगर मैं ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा हूं तो इमेज की पोजीशन भी चेंज हो रही है। देखो ध्यान से, अगर मैंने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा है, अगर इमेज एफ पे ही बन रही होती तो हम उसको अलग केस मानते ही ना, पर इमेज क्या बन रही है? फोकस और सेंटर के बीच में बन रही है, तो इसलिए केस नंबर 2 हो गया। डाउट बताओ? इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट बहुत दूर, कितना दूर? जैसे इमेजिन सन रेज आ रही है, सन ऑब्जेक्ट हो गया। इमेज नहीं पूछा उसने, ऑब्जेक्ट पूछा है। बाहर सबमिट कर देंगे, ठीक है? क्लियर हुआ ये टॉपिक? अगर हमने यहां पर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है और इमेज क्या बन रही है? अब कभी कभी बच्चों को ये भी लगता है सर ये भी तो बियॉन्ड सी ही है, पर ये बहुत दूर है और ये बिल्कुल सी के जस्ट पास, ये मान लो, पर सी से दूर पीछे है पर पास ही है। अगर सेकंड केस में, ऑब्जेक्ट के सेकंड केस में इमेज हमारी फोकस पे ही बन रही होती तो हम इसको सेकंड केस बोलते ही ना। केस अलग तब होता है जब इमेज की पोजीशन चेंज हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने से केस अलग नहीं होता, ठीक है? पहले पार्ट में ऑब्जेक्ट तुम्हारा इंफिनिटी पे और इमेज का बन रही है फोकस के ऊपर, वो भी पॉइंट साइज, यानी सन, इतने बड़े सन को हम पॉइंट की फॉर्म में ला सकते हैं, तभी तो वो वाला पॉइंट इतना हीट हो जाता है कि वो जल जाता है अगर तुम एक्सपेरिमेंट करो तो।
कॉनकेव मिरर ले लो, विंडो से सन रेज को कैप्चर करने की कोशिश करो और ऐसे पॉइंट पे तुम्हारा वो रखो पेज के वहां पर तुमको सन रेज दिखे कंसंट्रेट होती हुए। तो जिस पॉइंट पे सन रेज कंसंट्रेट हो रही है वो पॉइंट क्या होगा, फोकस का, और वो पॉइंट एक्चुअल में चल जाएगा। मोटी से मोटी किताब क्यों ना चल जाएगी वो, जबकि सन कितना दूर है, क्योंकि हम सन की सारी रेज को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं इसलिए चल रहा है वो। समझ आया? अब एक सेकंड केस हो गया, अब थर्ड केस सुनो। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम सी के ऊपर, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं सी के ऊपर, इमेज भी सी के ऊपर ही बनती है। समझ आया? क्लियर हुआ ये चीज? ऑब्जेक्ट सी के ऊपर लिखा निवान और इमेज भी सी के ऊपर बन रही है। ठीक है, देख रहे हो? ये थर्ड केस हो गया। अब बताओ थर्ड केस अलग है सेकंड केस से? अगर थर्ड केस में इमेज हमारी एफ और सी के बीच में बनती तो हम उसको अलग केस मानते ही ना। और इमेज उल्टी बन रही है, उल्टी इमेज को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। कैसे बन रही है उल्टी, वो हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। अभी मैं तुमको बस एक वो दे रहा हूं आइडिया कि कैसी कैसी इमेज बनती है, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। समझ आ गया? अब फोर्थ केस, हमने इस बार ऑब्जेक्ट कहां लिया, बताओ कहां लिया ऑब्जेक्ट हमने? एफ और सी के बीच में। कहां लिया ऑब्जेक्ट? एफ और सी के बीच में। अब इमेज बनती है बियॉन्ड सी, फोर्थ की इमेज। समझ आया? फोर्थ पार्ट की इमेज। क्लियर है ये चीज? अब एक चीज नोटिस करो, अब यहां पर ये मत देखो कि मैंने ये एरो का साइज भी देखो। पहले हमारा एरो है ही नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं इसको मानूं तो ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ये। अभी बनाना नहीं है, पहले समझ लो पहले केस में। और इमेज क्या बन रही है? पॉइंट साइज, यानी ऑब्जेक्ट सन बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज एज कंपेयर टू अर्थ। अगर अर्थ के अकॉर्डिंग इतना बड़ा है तो मिरर के अकॉर्डिंग कितना बड़ा होगा? बहुत ही बड़ा होगा। और इमेज कैसी बन रही है? पॉइंट। ऑब्जेक्ट हम अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट तो हमारे अकॉर्डिंग होता है। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट ये रहा ब्लू कलर, और इमेज क्या बन रही है? ये छोटी इमेज है, बड़ी इमेज है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग छोटी इमेज है, पर एफ के अकॉर्डिंग बड़ी इमेज है। समझ आया? समझ आई ये बात? पहले केस में ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट साइज बन रहा है, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट का इमेज थोड़ा सा बड़ा है बट ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटा है। पहले केस से अभी भी थोड़ा सा बड़ा है पर ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटा है। थर्ड केस में जो ऑब्जेक्ट का साइज है भाई इमेज का साइज है, तो यानी इमेज धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले इमेज पॉइंट थी, फिर बड़ी, इमेज धीरे धीरे बढ़ रही है। फोर्थ केस में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से भी बढ़ गया। देखो इमेज धीरे धीरे बढ़ रही है और इमेज हमेशा क्या बन रही है? नीचे बन रही है ना? फोर्थ केस में इमेज ऑब्जेक्ट से भी बड़ी बन गई। अब फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट रखा है कहां पर? फोकस पे, और इमेज बन जाती है हमारी इंफिनिटी पे। एक तरह से सब कुछ रिवर्स हो रहा है। सब कुछ रिवर्स कैसे हो रहा है? विवान ने से बोला कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी इमेज बियॉन्ड सी। रिवर्स चल रहा है। शुरू से देखो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन एफ एंड सी, फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, इमेज बियॉन्ड सी। दो केस रिवर्स हो रहे हैं। कितने केसेस लिख दिए? 5। अब लास्ट केस है, ऑब्जेक्ट रखा है हमने एफ और पी के बीच में। इसका ऑब्जेक्ट रखा है एफ और पी के बीच में, इमेज चली जाती है पीछे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। वर्चुअल इमेज बन गई है। तो जब भी मिरर के पीछे बनेगी तो वर्चुअल इमेज, मिरर से आगे बनेगी तो रियल इमेज। और ये वाला इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। समझ आ गया? क्लियर हुआ ये चीज? इसको देख के बनाओ, पूरी नंबरिंग सब कुछ सही लिखना। जैसे देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट इमेज, देखो ध्यान से। सेकंड ऑब्जेक्ट साथ में लिख देता हूं इसको मैं ताकि तुमको दिक्कत ना हो। सेकंड ऑब्जेक्ट सेकंड इमेज, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्ट थर्ड इमेज, फोर्थ ऑब्जेक्ट फोर्थ ऑब्जेक्ट, एक मिनट ये वाला कलर नहीं है, फोर्थ ऑब्जेक्ट और फोर्थ इमेज ये रही। फिफ्थ ऑब्जेक्ट ये रहा, फिफ्थ इमेज ये रही। सिक्स्थ ऑब्जेक्ट ये रहा और सिक्स्थ इमेज ये रही। ठीक है, बनाओ इसको। आगे देखो, अब टेबल लिखते हैं इसका। टोटल 6 केसेस है हमारे पास। यहां पर हम लिखेंगे
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं। अब यहां पर लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, फिर लिखेंगे साइज ऑफ इमेज, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ इमेज। ये सारी चीजें किसकी होती है, हमेशा इमेज की होती है, क्योंकि इमेज की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। जैसे हमने प्लेन मिरर में भी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी ना, ऐसे हम स्फेरिकल मिरर में भी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इमेज के फीचर्स, इमेज कैसी दिखती है। पहला पार्ट ऑब्जेक्ट का रखा है एट इंफिनिटी, कहां रखा है ऑब्जेक्ट, एट इंफिनिटी, ठीक है। इमेज का बन रही है एट फोकस, साइज क्या है इमेज का, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, और नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। देखो ध्यान से, जब भी हम रियल इमेज बनेगी ना, एक तो इसका मतलब सुन दो रियल और इन्वर्टेड का। बोर्ड पे देखो एक बार, सब बोर्ड पे देखो एक बार, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। अगर मिरर के सामने बन रही है तो रियल इमेज, मिरर के पीछे बन रही है पॉली सरफेस के अंदर तो वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मोस्टली क्या होती है, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनना। सारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इन्वर्टेड इमेज। जहां पर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो इरेक्ट, सीधी। प्रिंसिपल एक्सिस नीचे बनेगी तो इन्वर्टेड, ऊपर बनेगी तो इरेक्ट, ठीक है। सेकंड, और रियल इमेज मोस्टली क्या होती है, इन्वर्टेड। इमेज पोजीशन देखो, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, कहां बन रहा है इमेज, बिटवीन एफ एंड सी। और साइज क्या है, डिमिनिश्ड। एक मिनट सुनो ध्यान से, हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड का मतलब अभी लिखो, मतलब है समझ लो, पता तो जब लिखते नहीं है, पहले समझ लो। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड का मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी। हाईली डिमिनिश्ड भी ऑब्जेक्ट से छोटी है, पर वो बहुत छोटी है तो इसलिए पॉइंट साइज। डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट से छोटी है, वो इतनी छोटी नहीं है कि पॉइंट साइज हो। देखो फर्स्ट केस में इमेज पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है। सेकंड केस में इमेज छोटी तो है पर इतनी छोटी नहीं है कि पॉइंट साइज हो, तो डिमिनिश्ड। समझ आ गया, हाईली डिमिनिश्ड का बोलना है जो पॉइंट साइज हो, वरना डिमिनिश्ड अगर छोटी है तो। अभी लिखो बाद में क्या हो जाएगा इसका, भी रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, एट सी, जब हमने ऑब्जेक्ट एट सी लिखा तो इमेज भी एट सी बन रही है, और इसका सेम साइज होता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज सेम है एज ऑब्जेक्ट, और रियल एंड इन्वर्टेड। देखो आर एन आई शॉर्ट फॉर्म, रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन एफ एंड सी, इमेज रखी, इमेज का बन रही है बियॉन्ड सी, और इस बार इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई, तो बड़ी इमेज को क्या बोलते हैं हम, एनलार्ज्ड। देखो बोर्ड पे, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई। इमेज, ये कौन सा केस है, फोर्थ केस है ना, ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन एफ एंड सी, इमेज बहुत बड़ी हो गई, देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड का मतलब बड़ी, ये फोर्थ केस है, और अगेन रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। फिफ्थ केस, एट फोकस, ऑब्जेक्ट रखा है एट फोकस, इमेज बन रही है एट इंफिनिटी। रिवर्स हो गया ना केस, ये इंफिनिटी का सिंबल होता है, और इंफिनिटी पे इमेज बन रही है, मतलब बहुत बड़ी है। इंफिनिटी तो हमेशा बड़ा होता है ना, तो बहुत बड़े को क्या बोलेंगे हम, हाईली एनलार्ज। बहुत छोटे को क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। छोटे को डिमिनिश्ड, बड़े को एनलार्ज, ठीक है। और ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ केस है इसका। सिक्स्थ केस क्या है, बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट का रखा है फोकस और पोल के बीच में, इमेज का बन रही है बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। और ये ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है तो इनलार्ज, बहुत बड़ी नहीं होती पर बड़ी होती है। और इस बार जो इमेज बन रही है मिरर के पीछे बन रही है तो वर्चुअल इमेज, और सीधी बन रही है, कैसे पता लगा सीधी बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ये इमेज बनती कैसे है वो अब हम रे डायग्राम बनाएंगे तब समझ आएगा, तब तुम देखोगे अपने आप जो हमने बनाए हैं वैसा ही बन रही है इमेजेस, ठीक है। टेबल लिखो, रे डायग्राम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आना, नेक्स्ट क्लास में ले आना क्योंकि नेक्स्ट क्लास में रह जाएंगे सब बच्चे लेकर आना, बोरिंग तो राउंड नहीं करने वाला मैं, ओके। क्लास ओवर है।